हेलो, नमस्कार मित्रों, आप सभी का चयन एकेडमी कैंपस में पुनः स्वागत है। जय हिंद। देखिए, हमने जो पॉलिटी की क्लास स्टार्ट की है उस क्लास में हमारे 3 लेक्चर हो गया, ये चौथा लेक्चर आपके सामने आया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक, तो इनको आज हम पढ़ेंगे। इससे अधिकतर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम और मोस्टली जो फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए, इन सब में इनसे क्वेश्चन 1 तो क्वेश्चन 2 आते ही हैं, ये तो सही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा यहाँ रहेगा और मैं उन सबसे कहूँगा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनको और भी मेहनत की आवश्यकता है और मेहनत करते रहें, और जो नहीं कर रहे हैं सिर्फ बहाना देखते हैं कि नहीं और कहीं मेरा ये नहीं हो सकता है, सिलेक्शन होता ही नहीं, इतनी भीड़ में कैसे होगा, और कई बहाने होते हैं उनके पास। तो ऐसे बहाने करने वालों के लिए वास्तव में कुछ नहीं होगा। ठीक है, और जो मेहनत करते हैं उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो देखेंगे कि कहते हैं कौन कहता है खुदा नहीं मिलता, कौन कहता है खुदा नहीं मिलता। मैं तो ये कहूँगा कोई उस हद तक गया ही नहीं, कोई उस हद तक गया ही नहीं। अर्थात ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है यार, लेकिन क्या होता है लोग वहाँ तक जाते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर आप ढूंढने निकल जाओ तो मिलेगा, ये पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर आप मेहनत करोगे तो जॉब आपके पास, आपके मुट्ठी में कई जॉबें रहेंगी, याद रखना। तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें मैं एस राठौर आपके साथ रहूँगा हमेशा। ठीक है, आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा टॉपिक का नाम हम आपको बता चुके हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। सीधा पूछेगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, नेशनल फ्लैग, तो उसका नाम है क्या है, तिरंगा। क्या नाम है, राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। और इस तिरंगा की डिजाइन की किसने थी, तो तिरंगे की डिजाइन की थी पिंगली वेंकैया जी ने। ठीक है, हाँ, पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगा की डिजाइन की थी। और इसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता मिली, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको मान्यता दी गई राष्ट्रीय ध्वज की। किसको, तिरंगा को। और तिरंगा के बारे में और भी क्वेश्चन 1-2 बनते हैं कि तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो आपको पता है 3 पट्टियां हैं तिरंगे में। कितनी हैं, 3 पट्टियां हैं। अर्थात ऊपर जो है केसरिया रंग है, केसरिया है, और इसके बाद मध्य में है जो श्वेत है, और इसके बाद नीचे है जो हरा है। कैसा है, हरा है। तो इनका कलर भी आता है ऊपर से नीचे, केसरिया, श्वेत और हरा। तो ध्यान रखना आपको। और इसके बीच में ही एक क्या बना हुआ है, आपको पता है अशोक चिन्ह बोलते हैं हम जिसको, और जिसमें ये तिल्लियां या धारियां होती हैं। इनकी संख्या पूछते हैं तो इनकी संख्या है 24। कितनी है, 24, जो क्या प्रदर्शित करती है हमारे राष्ट्र को 24 घंटे प्रगति की ओर, प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रतीक चिन्ह मानी जाती हैं। ठीक है, तो 24 तिल्लियां हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तिरंगे में जो अशोक चक्र बना है इसमें कितनी तिल्लियां हैं, तो इसमें आपकी कितनी है, 24 तिल्लियां हैं। और ये चक्र लिया कहां से गया, तो अशोक की लाट से लिया गया है, उसमें नीचे बना हुआ है। ठीक है, सारनाथ में जो अशोक की लाट का स्तंभ है उसी से लिया गया है। ठीक है, तो और इसका एक और क्वेश्चन बनता है तिरंगे का, क्या तिरंगे का कि इस तिरंगे में जो इसका रेशियो या अनुपात है इसका, क्योंकि ये हमें पता है आयत रूप में है, अर्थात इसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। तो आयत है तो इसको हम क्या है, इसका रेशियो होता है 3:2। क्या है, ये अधिक बार पूछा गया। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। तो याद रखना, तिरंगे या हमारे राष्ट्रीय ध्वज से इतने ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। करीबन आपको बताया 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसका डिजाइन याद रखना आपको, बाकी जो भी क्वेश्चन बताए सब याद रखना क्रम से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह। अर्थात राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल जो क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह हमने बताया, राष्ट्रीय चिन्ह जो होगा अशोक की लाट से लिया गया है। मतलब ठीक है, अशोक की लाट जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, अर्थात अशोक की लाट। और इसको कब मान्यता दी गई राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, तो 26 जनवरी 1950। यहाँ क्या था, आपको पता है कि 22 जुलाई 1947 को मिल गया था, यहाँ 26 जनवरी 1950 को। और इसके जो लाट बनी है उससे क्वेश्चन आते हैं कि इस अशोक की लाट जो है ली कहां से गई, तो सारनाथ के स्तंभ से, जो किसने, अशोक ने बनवाया था, सारनाथ का स्तंभ, उससे ली गई है। एक क्वेश्चन और आता है, इसके लाट के नीचे जो लिखा गया शब्द कौन सा है, तो वहां शब्द लिखा है सत्यमेव जयते।
क्या लिखा है, सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। और उस सत्यमेव जयते शब्द को लिया किससे है, तो मांडुक उपनिषद से लिया गया है ना, मांडुक उपनिषद से लिया गया है, मांडुक उपनिषद, ठीक है। उपनिषद ये है आपका मांडुक उपनिषद से क्या लिया गया है, या कहीं कहीं मुंडक उपनिषद भी लिखा हो तो एक ही है, नाम कंफ्यूज नहीं करना है, सत्यमेव जयते, ठीक है। मुंडक उपनिषद या मांडुक उपनिषद से लिया गया है। और इसी में एक और पूछा जाता है, अशोक की लाट में जो सिंह हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ध्यान देना है। आपने देखा होगा जब आप नोट उठाओगे उस पर अशोक की लाट बनी रहती है या भारत सरकार का सिंबल बना रहता है, तो उसमें आपको 3 सीट्स दिखाई देते हैं। मोह कितने होते हैं, 3 दिखाई दे रहे होते हैं, बट लेकिन वो होते कितने हैं, तो 4 होते हैं, 4। अर्थात शेरों की संख्या उस लाट में कितनी है, 4 है। 4 शेर बने रहते हैं, कितने, 4। ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 3 की जगह 4 होते हैं, तो यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। 3 की जगह 4। नेक्स्ट हमने बताया है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि राष्ट्रीय गान, अर्थात भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, है ना। जो जन गण मन अधिनायक है ये राष्ट्रीय गान है, ये भारत का राष्ट्रीय गान बोला जाता है। और इसको मान्यता कब दी गई, तो 24 जनवरी 1950। ध्यान रखना, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान को मिला है और राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी को, अर्थात 2 दिन बाद मिल गया था। और उससे पहले ही राष्ट्रगान को मिल गया था जनगण मन अधिनायक को। अब देखिए इससे और क्वेश्चन बनता है कि जनगण मन या राष्ट्रीय गान गाने का न्यूनतम समय क्या है, तो 52 सेकंड। समय कितना होता है, 52 सेकंड का समय लगेगा आपको इसको गाने के लिए। न्यूनतम समय जो रखा गया है 52 सेकंड है इसको गाने के लिए। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, जो जनगण मन अधिनायक है ये लिखा किसने था, तो आपको सबको पता होगा हिंदी के जो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको क्या मिला था, यानी कि विश्व स्तर का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे हम नोबेल प्राइज बोलते हैं, वो इनको दिया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 में इन्होंने जब गाया है, 1913 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। 1913 में ईस्वी में इन्हें पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1913 ईस्वी में। इनका नाम क्या है, तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनको क्या मिला था, इनका पुरस्कार दिया गया था, कौन सा, जनगण मन अधिनायक के आधार पर। आपको पता है कि जब दिल्ली दरबार सजोया गया था, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई थी 1911 में दिल्ली दरबार में, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना गाया था उनके लिए या उनके मतलब उपलक्ष्य में, कहा था जन गण मन अधिनायक जय है। अर्थात जन यहाँ की जनता, गण पूरा समूह, ठीक है, और मन से अधि मतलब आपके, नायक आप सबके नायक हैं, मतलब उनको इंप्रेशन करने के लिए ऐसा सब किया गया था। इससे इंप्रेस होकर, क्योंकि हमें पता है ब्रिटेन का जो साम्राज्य होगा, जॉर्ज पंचम था उस समय, ठीक है, तो उसके पास उस समय इतनी पावर थी कि विश्व का बताया जाता है ब्रिटेन कॉलोनी में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अर्थात इतनी जगह वो राज्य कर रही थी ब्रिटेन कॉलोनी कि हर जगह उनका राज्य था। तो नोबेल प्राइज तो उनके बाएं हाथ का काम था, उनने ऑर्डर मारा और इनको मिल गया था। इनको कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। भारत की तरफ से प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। और बाकी आपको सब पता होगा, नोबेल प्राइज जो विश्व स्तर की सबसे बड़ी मतलब प्राइज मानी जाती है, और नोबेल प्राइज जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्थापित की गई फंड से दिया जाता है। और ये अर्थात 1901 ईस्वी से लगातार दिया जा रहा है ना। 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था नोबेल पुरस्कार देना, ठीक। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इनको सबको कॉपी में नोट करना। और बाकी हो सकता है मेरी PDF तो आती है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप देख लेना। और बाकी जो बच्चे अगर हो सके तो ऑफलाइन क्लास करें, उसमें काफी मैटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा राष्ट्रीय गान से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो ये राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक, इसका टाइमिंग है और 1911 में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इनकी ही एक पुस्तक लिखी गई थी उस समय गीतांजलि करके, ठीक है। और 1913 में इन्हें उसी के लिए पुरस्कार दिया गया था। और जबकि नोबेल प्राइज कितनी 1901 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल के अपने फंड के द्वारा उन्होंने अपने बात से किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, अर्थात भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन है,
वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम सुजलम सुफलम, है ना, ये सब गाते हो, सब गाते हैं मोस्टली। तो ये आपका वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है। और ये इसका अधिकतम समय पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गीत का अधिकतम क्या समय हो सकता है या न्यूनतम कौन सा समय, तो इसमें दिया गया है। इसका समय निर्धारण है आपका 65 सेकंड या 65 सेकंड इसका समय। यहाँ 52 सेकंड था, यहाँ 65 सेकंड है। ठीक है, और यहाँ ये भी कहा जाता है क्वेश्चन के राष्ट्रीय गीत के या वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसके क्या थे, आपके लेखक रहे हैं, इन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और इसका टाइमिंग होती है 65 सेकंड। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पंचांग। क्या है? राष्ट्रीय पंचांग, अर्थात जो भारत में चल रहा है पंचांग चलता है, जिसके अनुसार डेट निर्धारित की जाती है, समय तिथि, तो राष्ट्रीय पंचांग बोलते हैं उसको। और ये क्या है, ये कब लागू किया गया राष्ट्रीय पंचांग, तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को आपके प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था राष्ट्रीय पंचांग को। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शक संबद्ध। ठीक है, शक संबद्ध, ये आपके इसी के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का निर्धारण किया गया था, जिसको शक संबद्ध बोलते हैं। और आपको पता है ये शक संबद्ध मोस्टली अर्थात देखा जाए तो 22 मार्च यदि लीप ईयर है यानी कि अधिवर्ष है तो 23 मार्च। ठीक है, अधिवर्ष में क्या है, अधिवर्ष के टाइम में क्या होगी, ये 23 मार्च से स्टार्टिंग होती है। अर्थात पहली इसकी जो न्यू ईयर पड़ेगी, मोस्टली पड़ती 22 मार्च को, लेकिन न्यू ईयर यहाँ अगर देखा जाए जो लीप ईयर होगी तो 23 मार्च को न्यू ईयर पड़ेगी। और ये न्यू ईयर जब पड़ेगी और इसका पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, है ना, पहला माह कौन सा होता है, चैत्र होता है, ध्यान देखना चैत्र। इसके बाद वैशाख, जेठ और आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, कुंवर, कार्तिक, अगन, पूष, माह, फागुन और चैत्र फिर से आ जाता है। तो लास्ट महीना कौन सा होगा, फाल्गुन। कौन सा होगा, फाल्गुन लास्ट माह होगा। ये अंतिम माह हो गया, अंतिम माह, और ये प्रथम माह। ध्यान रखना, ये चैत्र हो गया, प्रथम माह हो गया, और ये फाल्गुन हो गया, ये अंतिम माह है, इसको ध्यान रखना। और ये शक संबंध हमारे भारत में लागू है, और कब हुआ, तो 22 मार्च 1957 को लागू हुआ था। इसीलिए 22 मार्च से प्रथम इसकी डेट मानी जाती है, न्यू ईयर मानी जाती है। और अगर लीप ईयर हो जाती तो 23 मार्च हो जाता है, इतना ध्यान रखना है, इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको पता है बाघ बोलते हैं या बंगाल टाइगर बोलते हैं इसको। ठीक है, बाघ या बंगाल टाइगर बोलते हैं। और इसका जो जूलॉजिकल नाम है या जंतु वैज्ञानिक नाम है तो इसको पैंथेरा टाइग्रस के नाम से जानते हैं। अर्थात जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रस, अर्थात जी स्पीसीज और सब स्पीसीज इसकी क्या है, अर्थात टाइग्रस है, पैंथेरा इसका नाम है। तो पैंथेरा टाइग्रस इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जंतु वैज्ञानिक नाम डायरेक्ट पूछ लेता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है तो इसका पूछ लेता है ना। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, वाघ, या इसको बोलते हैं आप बंगाल टाइगर के नाम से। इसी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका यानी कि राष्ट्रीय जो पुष्प है वो क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प पूछा जाता है, उसका नाम क्या है, राष्ट्रीय पुष्प का नाम है। ठीक, तो इसका राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल। और इसको ही, कमल को ही अगर पूछा जाए बॉटनिकल नाम क्या है, तो निलंबो न्यूसीफेरा, अर्थात इसका पूछा जाता है राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है उस कमल का बॉटनिकल नाम क्या है या वनस्पतिक नाम क्या है, क्योंकि वनस्पति में आएगा, फ्लावर है तो। ठीक है, और अगर जंतु में होता जीव तो वहाँ आपका किस में आता है, जंतु विज्ञान में आता है, ये वनस्पति विज्ञान का भाग होगा। ठीक है, तो निलंबो न्यूसीफेरा इसका क्या है, जंतु, इसका बॉटनिकल नाम है या वनस्पतिक नाम है किसका, कमल का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय पुष्प है निलंबो न्यूसीफेरा।
न्यूसिफेरा, है ना, निलंबो और न्यूसिफेरा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता है कौन सा है, आपका बरगद है, बरगद का पेड़ जिसमें बड़ी बड़ी वो क्या होती हैं, बड़ी बड़ी, हाँ, वो लाटें निकलती रहती हैं, ईयर रूट बोलते हैं हम जिसको, जो वायवीय जड़ें बोलते हैं ना, वो एक दो प्रकार से काम करती है। एक तो इतना बड़ा पेड़ होता है, ऑक्सीजन की मतलब उसे मात्रा जो रिलीज कर रहा है, तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए वो जड़ें निकलती हैं, ठीक है। और दूसरी वो जड़ें काम क्या करती हैं, एक काम ये भी करती हैं, उसको सपोर्ट भी देती हैं, क्योंकि इतना बड़ा वृक्ष हो गया, उसका जो मतलब जो मेन जो बॉडी है या उसका जो रूट से जुड़ा हुआ पार्ट आपका है स्टेम, उस स्टेम में इतनी क्षमता नहीं होगी, वो झुक जाएगा। इसी को रोकने के लिए उसमें क्या है, बगल में सहायक जड़ें निकल आती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, उनसे मतलब बच्चे झूला झूलते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो उसको पकड़ के झूला करते थे, है ना, तो वही सब है। तो वो उसको देखोगे जैसे ही तो उसका नाम क्या है आपका पता होना चाहिए कि बरगद, बरगद का पेड़ बोलते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है उसको बोलते हैं फाइकस बेंगालिसिस। क्या है, फाइकस बेंगालिसिस, ठीक है, ध्यान रखना है। बरगद का बॉटनिकल नेम होता है, उसका नाम होता है फाइकस बेंगालिसिस, ठीक है। तो यहाँ बंगाल जो बरगद है, बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़ है जो राष्ट्रीय पेड़ है, और मतलब यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष है, और इसको नाम है फाइकस बेंगालिसिस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल, अर्थात भारत का राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट इंडिया का, ठीक है, आपको भारत का राष्ट्रीय फल, इसका नाम है आम। क्या नाम है, आम, राष्ट्रीय फल आम है, लेकिन इसका भी बॉटनिकल नेम पूछता है तो मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, किसका, आम का नाम है, बॉटनिकल नेम है क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। इसको भी रट लेना, मैंगो मतलब, ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका, इंडियन है तो इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी, क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल बर्ड आपको देखने को मिलेगी, नेशनल बर्ड है मोर। कौन सा है, मोर, अर्थात एक शब्द अगर हम पूछे आपसे कि मोर जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, इसका आप कमेंट्स में मुझे लिख के जरूर भेजना कि मोर स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है। अर्थात मोर को हम पूछेंगे कि फीमेल है या मेल है, ठीक है, इनमें से आपको दो में से एक बताना मोर क्या शब्द है, और एक कमेंट्स के माध्यम से मुझे भेजना, ठीक है। इसका फिर बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। और मोर का अगर नाम पूछे, जूलॉजी का नाम, क्योंकि ये जंतु है तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा, तो पाबोक्रिस्टस। क्या नाम है इसका, पाबोक्रिस्टस, इसका नाम है पाबोक्रिस्टस, ठीक है, इसका क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम है पाबोक्रिस्टस, बोलते हैं हम इसको मोर को, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसका नाम होता है पाबोक्रिस्टस, मोर को बोला जाता है। और इसका आपको कमेंट्स बॉक्स जो उसमें कमेंट्स में लिख के भेजना है कि मेल है कि फीमेल है मोर शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल, आपको राष्ट्रीय खेल या नेशनल आपका प्ले जो गेम होता है, नेशनल गेम कैसा है, तो इसका नाम है आपको हॉकी। क्या नाम है, हॉकी, ठीक है, हॉकी। तो हॉकी आपको राष्ट्रीय खेल है, और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हॉकी में कितने प्लेयर्स खेलते हैं या कितने लोग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 11 मेंबर होते हैं एक टीम में, कितने, 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। हॉकी में कितने होते हैं, 11, जैसे आपके क्रिकेट में होते हैं वैसे ही आपके हॉकी में 11 लोग होते हैं, एक टीम में, दूसरे में होते 11, ठीक है। इससे ही एक और क्वेश्चन बनता है कि मतलब हॉकी का जादूगर किसे बोलते, तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है, लगातार 1930 के 34 के जो भी वर्ल्ड कप हुए थे हॉकी के, लगातार 2-3 इन्होंने वर्ल्ड कप उठाए थे। उस समय भारत में हॉकी का प्रकोप अच्छा खासा था, उसके बाद आज़ादी मिली तो उसी हॉकी को राष्ट्रीय सिंबल बना दिया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय नारा क्या है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक देश अपना एक नारा को बनाता है, तो उसमें ही भारत का नारा है श्रीब जयते। क्या नारा है, श्रीब जयते, ठीक है, श्रीब जयते भारत का जो राष्ट्रीय नारा है उसको श्रीब जयते बोला जाता है। और नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विदेश नीति, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नीति है गुट निरपेक्षता की नीति। कौन सी है, गुट निरपेक्षता की नीति,
क्योंकि हमें पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जब ये दौर आया कि देश ज़्यादातर आपके फ्री होने लगे, जो कॉलोनी थी ब्रिटेन कॉलोनी वो कब्जा किए थी, वो धीरे धीरे सबको प्रेशर में आकर और मित्र राष्ट्रों के वो सबको छोड़ने लगी, अर्थात किसी पर किसी का अधिकार दबा नहीं रखना चाहते थे तो उनको स्वतंत्र किया जाने लगा। तभी क्या हुआ कि क्योंकि मित्र राष्ट्रों में ही आपस में थोड़ा सा असमंजस हो गया, जैसे कि एक निकल के आ रही थी महाशक्ति जिसको बोल सकते हैं आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्ति आ गई थी, दूसरी आ गई थी एक आपकी यानी कि संयुक्त जो आपकी एक कॉलोनी थी रूस की, ठीक है, इसको आपको रसिया बोलते हैं हम, तो ठीक रूस में और अमेरिका में आपस में मतभेद होने लगे। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता था रूस, और जबकि अमेरिका अपने आप को, और दोनों की विचारधाराएं जो थी डिफरेंट थी, जैसे कि अमेरिका की है पूंजीवादी नीति की विचारधारा है, जबकि रूस की जो थी तो वो आपकी कैसी समाजवाद की ओर थी, या समाजवाद की दोनों की विचारधारा थी। तो दोनों एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदी बन गए, और जब प्रतिद्वंदी बन गए तो कई देशों ने कोई मतलब सपोर्ट कर रहा था रूस की समाजवादी मतलब की ओर जा रहा था, कुछ लोग कर रहे थे किसकी सपोर्ट अर्थात अमेरिका की पूंजीवाद की ओर जा रहे थे। तो दोनों में गुट बनने लगा, एक गुट बना आपका अमेरिका की साइड से, एक बना रूस के साइड से, दोनों में आपका क्या है दो गुटों में बट गया। तब एक उसी समय की बात है तो भारत के लिए भी ऑप्शन आया कि आप किस में रहोगे, या रूस का साथ दोगे या अमेरिका का, या मतलब पूंजीवादी गुट में जाओगे या फिर आप समाजवादी में। तो ऐसी स्थिति में भारत के माननीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा ना तो मैं रूस की ओर जाऊंगा और ना ही मैं अमेरिका की ओर जाऊंगा, अर्थात मेरी जो पॉलिसी होगी वो गुट निरपेक्षता की पॉलिसी होगी, अर्थात मैं गुट निरपेक्षता की पॉलिसी के अनुसार चलूंगा, मैं आपके गुट में भी शामिल नहीं होऊंगा और आपकी भी नहीं होगा। तो इसके बाद आपको पता है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और कई देशों ने इसका सपोर्ट किया और एक अलग गुट बनाया जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष देश। और आज हमें पता है कि विश्व में सबसे जल्दी प्रगति करने वाला यही गुट होगा, लगभग इसमें 68 देश शामिल हो गए हैं गुट निरपेक्षता में, सभी इसकी समर्थन कर रहे हैं और हमारा देश दोनों पॉलिसी मानता है, समाजवाद भी हमारे यहाँ रहता है और पूंजीवाद भी रहता है, ठीक है। तो ये सारी विचारधाराएं हैं, आपको हम बताएंगे विशेष लेक्चरों के माध्यम से। वैसे आप इसको आप नोट कर लेना और इसको याद करना, और जो हमने कमेंट्स पूछा है तो वो कमेंट्स के जवाब दिया करो, और इसमें थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो सुझाव दे सकते हैं कि सर मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, या ये चीज़ डालिए, या कोई और भी सब्जेक्ट में आपको कुछ दिक्कत है तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। बाकी आप सब लोग सहयोग करें, ठीक है। थैंक यू, और आपका सबका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। आप इसे अधिक से अधिक शेयर लाइक जरूर करते रहें, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।